हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा था, देखिए, जिसमें हम लोगों ने ब्लड को अच्छी तरह से समझ के समाप्त किया था। अगर आप में से किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आपने इसका मतलब फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। मैंने पहले भी कहा, ये रिवीजन के तौर पे है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में मतलब 10-12 मिनट में पूरे चैप्टर को समझना इन मीन्स रिवीजन करना है। देखिए, आप अपना नोट्स भी पलटेंगे ना, इतना स्पीड में रिवीजन नहीं हो पाएगा। हम ये कोशिश रहता है मेरा कि जितना भी मेन चीज़ है वो आपको समझा दिया जाए, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ है, मेन फैक्ट को। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये सीरीज शुरू किया है। बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट का मेन चीज़ को हम लोग हर चैप्टर का समझ जाएंगे। अगर आप लोग बने रहते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ आपके दिमाग में रिकॉल हो पाएगा। आज हम लोग मानव हार्ट के बारे में समझते हैं, हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय में हम लोग सब जानते हैं, इसको क्या बोलता है, महाधमनी। एक महाधमनी होता है और सीरा होता है। सीरा और धमनी के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुका था। ठीक, सीरा क्या करता है, CO2 वाला ब्लड हमारे शरीर हार्ट में प्रवेश कराता है, और धमनी का कार्य क्या होता है, O2 वाला ब्लड हमारे पूरे बॉडी को देता है। ठीक, इस बात को समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद हम बात करें महासीरा, इसको महासीरा बोलते हैं, इसको महाधमनी बोलते हैं। एक इसमें अपवाद भी था पल्मोनरी धमनी में, और इसमें भी अपवाद था पल्मोनरी सीरा। यहाँ भी पल्मोनरी सीरा है और यहाँ पल्मोनरी धमनी है। हृदय के बारे में हम इतना समझ जाते हैं थोड़ा सा, हृदय एक पेशी उत्तक है। ठीक, क्योंकि ये पेशी अंग है और ये पेशी उत्तकों से मिलकर बना है। इसके बारे में हृदय का सामान्य वजन क्या होता है, 250 ग्राम से 350 ग्राम। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसकी जो संरचना है वो शंकु के आकार का है, यानी कोन की तरह है। ठीक, इस बात को भी समझ गए। हृदय का कार्य क्या है कि ब्लड को पंपिंग करके हमारा शरीर का पूरे शरीर में रक्त की नलिकाओं के द्वारा माध्यम से मतलब पूरी बॉडी में पहुंचाना, इसका मुख्य कार्य यही है। हृदय के बारे में हम एक बात और समझते हैं, इसमें कुल 4 वाल्व पाए जाते हैं। इसमें देखिए, दाहिना साइड में, राइट साइड में, इसको राइट साइड बोल दीजिए, इसको लेफ्ट साइड बोल दीजिए। इस साइड में क्या होता है, महाशिरा में 2 वाल्व है, एक महाधमनी में है, 3 वाल्व है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट, अथवा इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं दाहिना अलिंद बल्ब और नीले बल्ब। इसको क्या बोलते हैं, अलिंद, और ये है नीले में हमने देखा कि एक ही 2 वाल्व है और एक पल्मोनरी धमनी में है, 2 यहाँ सीरा में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट ये लेफ्ट साइड को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही को वाल्व है, इसीलिए द्विवलनी वाल्व समझते हैं, जो ढक्कन टाइप का होता है। ठीक है, धमनी बल्ब और एक सीरा बल्ब, एक धमनी बल्ब हो गया, एक सीरा बल्ब, इतना समझ गए। दाहिना अलिंद में एक SA नोड पाया जाता है, ये AV नोड है, ये SA नोड है। SA नोड बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। SA नोड में क्या होता है, SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, स्मॉल हार्ट भी कहा जाता है। स्मॉल हार्ट अगर कभी पूछे तो SA नोड को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में बैठाइएगा। SA नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे नोट को समझिए। ठीक, इतना जान गए। उसके बाद इसी को स्मॉल हार्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हृदय में धड़कने के लिए जो विद्युत विभव होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हृदय को धड़कने के लिए, वो कौन देता है, SA नोड देता है मेरे दोस्त। SA नोड बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। SA नोड क्या करता है, हृदय को धड़कने के लिए जो विद्युत विभव है, ये जो चाहिए, इसको कौन उत्पन्न कराता है, SA नोड कराता है। इसकी जानकारी किसने दी, प्रोफेसर जिंकजैग ने दी थी। इसीलिए जिंकजैग बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड, ये जिंकजैग बॉन्ड है, मतलब हमें समझिए बंडल, जिगजैग बंडल बोलते हैं इसको। देखिए, ऐसे नोट जब विद्युत विभव में बदल जाता है, थोड़े बूंदा में बढ़ गया विद्युत विभव। अभी ये ऐसा तो नहीं जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर में हम जो लोग जो बिजली को देखते हैं वैसा दौड़ता है, वैसा नहीं, बूंद में जाता है। ये AV नोड के पास जाएगा, AV नोड से फिर पुरकुंजे फाइबर में जाएगा। पुरकुंजे फाइबर किसको बोलते हैं, ये तारनुमा रचना जो है पुरकुंजे फाइबर, ये जर के जैसा जो फैला हुआ है हृदय में, ठीक, इसी को बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। उसके बाद पूरे हार्ट में मतलब ये विद्युत उत्पन्न कराएगा। उसके बाद वो हार्ट सही से काम कर सके, उसके बाद सही से वो पंपिंग कर सके, ताकि हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन गति चलता रहे। लेकिन जब ये SA नोड खराब हो जाता है ना मेरे दोस्त, SA नोड बहुत लोगों का खराब भी हो जाता है। जाहिर सी बात है, शरीर का बहुत सारा अंग खराब होता है, ये भी खराब हो जाता है। ये खराब हो जाता है तो इसके जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल SA नोड लगाना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में देखा और बहुत सारी चीज़ों में जाना है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर भी होता है। जब ये SA नोड खराब हो जाए, काम ना करे, आर्टिफिशियल SA नोड लगाया जाता है। जब आर्टिफिशियल SA नोड लगाया जाएगा तो इट मीन्स उसमें बैटरी चाहिए, उसको चलाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए लिथियम आयन वाला बैटरी उसमें लगाया जाता है।
इस बात को जानिए। और एक और नाम जान लीजिए, विल्सन ग्रेडबेच। विल्सन ग्रेडबेच ये जो नाम है, इन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल पेसमेकर को बनाया था। पहली बार किसने बनाया? विल्सन विल्सन ग्रेडबेच ने पहली बार क्या बनाया था? आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया था। अब थोड़ा एक और चीज़ को समझते हैं। ऐसे नोड और हार्ट प्रॉब्लम में जब कोई समस्या आती है तो हम सब जानते हैं स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर का गले में लटका हुआ रहता है, अक्सर सभी डॉक्टर इसको लटका के रखते हैं, हमारा हार्ट बीट सुनते हैं। जब हार्ट बीट की साउंड लब दबाए, इसका मतलब हार्ट स्वस्थ है। अस्वस्थ हार्ट बीट की क्या होता है? मुरमुर आवाज़ आता है, मुर्र मुर्र ऐसा आवाज़ आता है। हम लोग भी जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति में ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब हृदय में सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। मतलब 120 जो ये 80 होता है ना मेरे भाई, ये 80 होता है डायस्टोलिक और ये सिस्टोलिक। जब हृदय हमारा इस स्पीड में 120 के तरह, मतलब सिकुड़ने की क्षमता 120 रहती है और फैलने की क्षमता 80 रहती है, इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक, इस बात को भी समझ गए। अब थोड़ा और आगे जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर में दरअसल होता क्या है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप और हम जानते हैं। स्फिग्मोमोनोमीटर किसका है? पारे का मिलीमीटर, mmHg, mmHg यानी पारा समझते हैं? पारा जो होता है, पारे का मिलीमीटर दाब ही क्या कहला है, ये इसका जो मापन किया जाता है स्फिग्मोमोनोमीटर में, यही होता है। एलबीपी लो ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हाई ब्लड को हाइपर नहीं बोलते हैं, ये हाइपर हो गया, गुस्से में आ गया, बहुत जल्दी पावर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, तो उसको हाइपर बोलते हैं। हाइपर बोलते हैं ना, ये हाइपर हो जाता है बात पे। हाइपोटेंशन मीन्स इस बेचारे का लो बीपी है, इसको हाइपो बोलते हैं, इसको हाइपर बोलते हैं, इसको हाइपो बोलते हैं। लो बीपी को हाइपो, हाई बीपी को हाइपर बोलते हैं। ठीक, जब 100 से लेके 70 रहेगा, 100 नॉर्मल में कितना रहना चाहिए? 120 से 80 रहना चाहिए पर mmHg, इतना रहेगा ये लो बीपी है, इतना रहेगा नॉर्मल है, और 140/90 रहेगा तो हाई बीपी है। समझ गए इस बात को भी? चलिए इस बात को भी जान गए, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अब समझिए थोड़ा सा कि हृदय का कार्य क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का दरअसल कार्य होता क्या है? हृदय में रक्त प्रवेश करता है महाशिरा की तरफ से, ठीक, इधर से प्रवेश करेगा। महाशिरा की तरफ से जाते ये दाहिने तरफ CO2 वाला ही ये धमनी है, धमनी की तरफ निकल गया। धमनी की तरफ निकलते ही ये कहाँ चले जाता है दोस्त? फेफड़ा में चले जाता है। फेफड़ा में ये CO2 वाला CO2 ब्लड को O2 में परिवर्तित करता है। परिवर्तित इसलिए करता है क्योंकि फेफड़ा क्या लेके आया है? CO2 लेके आया है। जब CO2 लेके आया है तो वो O2 उसमें मिला देगा। ये O2 लेके आया, CO2 भी लेके आया, नाइट्रोजन भी लेके आया, लेकिन जरूरी किस चीज़ का? O2 का। O2 मिला देगा ब्लड में और CO2 इससे छान लेगा, CO2 निकाल के वो बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद ये किससे जाएगा? एक पल्मोनरी सीरा है, पल्मोनरी धमनी जैसे यहाँ है ना, उसी तरह पल्मोनरी सीरा है। अपवाद में जो हम लोगों ने पढ़ा था सीरा और धमनी में, कि पल्मोनरी सीरा भी होता है, पल्मोनरी धमनी भी होता है। ठीक, तो ये यहाँ आएगा। फिर उसके बाद ये राइट साइड, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, ये पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करेगा। ये हृदय का कार्य प्रणाली है। ठीक, हृदय में हम लोग सब जानते हैं 2 बार ब्लड प्रवेश करता है, 2 बार बाहर निकलता है, इसीलिए द्वि रक्त परिसंचरण कहाँ होता है? हृदय में होता है। CO2 वाला ब्लड से CO2 निकाल देता है, क्योंकि CO2 युक्त ब्लड पहले राइट साइड में प्रवेश करता है। चलिए इस बात को समझ गए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आप। ठीक, अब समझिए कि कैसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ब्लड के साथ। ठीक, एक बात को जानिए, जैसे ये महाशिरा की तरफ से एंट्री किया, एंट्री करते ही ये बाहर निकला, फिर ये CO2 वाला ही ब्लड लेके आया, फिर ये कहाँ चले जाएगा? किसके पास? लंग्स के पास। अभी यहाँ समझिए, लंग्स के पास, लंग्स में जब हम लोग सांस लेते हैं 21% ऑक्सीजन होता है, उसके बाद 78.9% नाइट्रोजन होता है, CO2 कितना पर? 0.03% CO2 होता है। और जब ये बाहर सांस फेंकते हैं हम लोग, इसमें 17% ही रहता है। 4% क्या हो गया दोस्त? 4% ये CO2 देखिए 0.03% नहीं, 4%। और दरअसल होता क्या है, जब हम लोग CO2 वाला ब्लड हमारे हार्ट में, ये लंग्स में जाता है, तो ये है, ये वायुकोश है। वायुकोश को थोड़ा डिटेल में करके यहाँ बताया गया। देखिए वायुकोश में जब CO2 वाला ब्लड घुसता है तो ये क्या होता है? ऐसे ऐसे आया, मान के चलिए ऐसे आया, हम लोगों ने जो सांस लिया था O2 अंदर आया, O2 को क्या करता है? ब्लड के साथ मिला देता है, CO2 को छान लेता है, निकाल लेता है CO2 को निकाल लिया, इसीलिए CO2 का मात्रा बढ़ गया जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। लेकिन जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा बराबर रहता है, ऑक्सीजन फिर भी निकलता है, लेकिन जितना ज़रूरत होती है उतना ब्लड में मिला देता है, ब्लड O2 युक्त हो जाता है, मतलब ब्लड में O2 मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। इस बात को समझ गए? अब थोड़ा और आ गया, हमने देखा कि हमारे लंग्स में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ये क्रिया वायुकोश में पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। O2 युक्त ब्लड हमारे शरीर में चले गया, ठीक, और CO2 वाला बाहर निकल गया।
अब हृदय से जुड़ी कुछ बीमारियों को देख लेते हैं। जब हृदय में हार्ट अटैक आता है, दरअसल होता क्या है, ये हम जब वसा पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये हृदय का नलिकाएं हैं, इधर से भी कुछ लिपोप्रोटीन जम गया, इधर से भी जम गया। अब हृदय के लिए ये मतलब सॉरी ये नस है, नस में अब ब्लड प्रवेश नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये जो नस है ऐसे ऐसे फूला फूला हुआ रहेगा, चारों तरफ चिपटा चिपटा रहेगा, तो ब्लड प्रवेश नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक की संभावना आएगी। संभावना हार्ट अटैक में देखिए बचने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, उस स्थिति में हार्ट में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और ब्लड रुकने लगता है तो इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। इसी हार्ट अटैक को क्या कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट अटैक को ही कहता है, लेकिन इसमें बचने की चांस बहुत ज़्यादा होती है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में। इसमें क्या होता है कि उसका 1 घंटा जो होता है ना, उसको गोल्डन आवर कहते हैं, इसलिए 1 घंटा को गोल्डन आवर कहते हैं। उसी बीच में 2 इंजेक्शन होता है, एक होता है बीटा ब्लॉकर और एक पोटासियम ब्लॉकर। ये है बीटा ब्लॉकर, ये पोटेशियम ब्लॉकर। ठीक, इस बात को समझिए, ये दोनों इंजेक्शन जैसे ही इंजेक्ट कर देता है तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तुरंत लाभ उसको मिलता है, बेहद ही आसानी से वो बच जाता है। ठीक, इसमें ज़्यादा हार्ट अटैक में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन 1 आवर उसका गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है, 1 घंटे के भीतर अगर उसको बीटा ब्लॉकर या फिर पोटेशियम ब्लॉकर नहीं देगा तब प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बीटा ब्लॉकर और पोटेशियम ब्लॉकर हर मेडिकल स्टोर में रखने के लिए कहा गया है। किसी को अगर हार्ट अटैक आए ना, तुरंत 1 घंटे के अंदर उसको दे दिया जाए तो उसका जान आसानी से बच जाएगा, क्योंकि उसका नस थोड़ा सा बैठा है। ठीक, कार्डियक अरेस्ट, एक होता है कार्डियक अरेस्ट में समझिए क्या होता है, अचानक से एसए नोड में हमने अभी क्या देखा, विद्युत विभव उत्पन्न होता है ना जी। विद्युत एसए नोड खराब होने पर अथवा पोटेशियम ब्लॉकर क्यों माना जाता है, क्योंकि पोटेशियम में भी क्या होता है, विद्युत अपघटक की क्रिया होती है। ठीक, तो पोटेशियम जैसी विद्युत अपघटक की कमी होने से क्या होता है कि हमारे हृदय में जो है रक्त परिसंचरण का पंपिंग करने में दिक्कत आ जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा नहीं तो जाहिर सी बात है इरेगुलर हार्ट बीटिंग होने लगेगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फिर कभी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। इसी स्थिति में इसी का मतलब कार्डियक अरेस्ट भी बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का एसए नोड खराब हो जाता है, या फिर हमारे शरीर में पोटेशियम वाली चीज़ों की कमी हो जाती है, विद्युत विभव की उपघटक की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें ये सब चीज़ या तो आर्टिफिशियल एसए नोड लगाना पड़ता है। अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर आराम से लगाया जा सकता है आदमियों में। ठीक, तो वो बाहर से लगाना पड़ता है, तो इस स्थिति में आदमी बच जाता है। इसमें भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होता है। इसमें बस यही होता है कि अनियमित हार्ट बीट होने लगता है, इस कारण से लोगों को ज़्यादा डर लगने लगता है। कभी कभी स्थिति विपरीत परिस्थितियों में लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक, अब हार्ट फेल को समझते हैं। हार्ट फेल में दरअसल होता क्या है, ये तीसरी स्थिति हार्ट फेल। ठीक, ये बीमारी ही है समझिए, इसमें बहुत खतरनाक मौत होता है, ये सबसे घातक स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हृदय की मांसपेशी जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है, हार्ट पंपिंग रुक जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि O2 की सप्लाई रुक जाती है ना। अब O2 जाएगा नहीं तो शरीर में पूरी तरह से सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, शरीर खत्म होने लगेगा। अब O2 नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है शरीर तो ऐसे भी शरीर का बहुत सारा ऑर्गन काम करना बंद कर जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसी को कहा जाता है। और एक चौथी बीमारी है, उसको समझिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, ये गर्भावस्था में ये जो दायां अलिंद और बायां अलिंद है, इन दोनों के बीच एक छिद्र पाया जाता है। नहीं बोलता है दिल में खोल है, दिल में छेद है बच्चा का, दरअसल वो होता ही है, सभी बच्चों में होता है वो छेद। एक हॉल होता है, उस हॉल को क्या बोलते हैं, फेरामोन ओवल जो है दाहिना और बायां कि हृदय को हार्ट को जोड़े रखता है। ठीक, दोनों के बीच में एक हॉल होता है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, माँ की पेट में होता है, विशेष प्रकार का छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, फेरामोन ओवल। जन्म के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है, आराम से 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता के बीच में ये बंद हो जाता है। परंतु जब ये बंद नहीं हो दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और बच्चे में प्रॉब्लम आने लग जाती है। बच्चा अगर कुछ देर तक ना रोए, इसका मतलब भी यही होता है कि उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। उसको उल्टा लटकाया जाता है ताकि देखें ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो रही, देखा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम हो चुका है उसको। ठीक, अक्सर बच्चों में नहीं होता, देखिए इसलिए क्योंकि लगभग क्या मतलब सभी नॉर्मली सब जो होते हैं माँ के गर्भ में, उस वक्त तो फेरामोन ओवल होता ही है, सबके अंदर हॉल होता ही है।
लेकिन जन्म होने के बाद हो सकता है कुछ देर में ही किसी का बंद हो जाता हो, किसी का कुछ टाइम लगता हो, 1 हफ्ता लगता हो। ऐसी स्थिति में वो सही हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक बच्चा में अगर नहीं बंद हुआ तो इसका मतलब प्रॉब्लम होने लगा। अब उसके बाद इसको सर्जिकल ठीक किया जाता है। ठीक, एक वो बीमारी देख लिया। उसके बाद ये देखिए मेथेमोगोलिया, देखिए क्या क्या है, वीनीमिया, ये एक बीमारी है, सेम ब्लू बेबी सिंड्रोम के जैसा इसका भी लक्षण है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें मतलब ये प्रॉब्लम अलग है, लेकिन ब्लू बेबी सिंड्रोम में जैसे हाथ तलवा ये सब फूलने लगता है, सेम ब्लू बेबी है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम के जैसा इसमें भी लक्षण है। इसमें दरअसल होता क्या है, जब पानी में नाइट्रेट के प्रदूषण बढ़ने लगती है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रेट वाला भोजन हम लोग खाते हैं जो नाइट्रेट मिला, इसीलिए ये बीमारी उत्पन्न होती है। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। ये भी बच्चों में होता है 4 से 6 वर्ष के बच्चों में। क्यों? क्योंकि जब पानी खराब होने लगता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है, तब ये बीमारी होता है। ठीक, अब इस बात को समझ गए। इसका नाम थोड़ा सा उल्टा है, मेथेमोग्लोबिनिया बीमारी। ठीक, ये भी ब्लू बेबी सिंड्रोम की जैसा ही होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंजियोग्राफी को समझते हैं, फिर इस सबको समझेंगे। ठीक, पहले एंजियोग्राफी को समझते हैं, उससे पहले ईसीजी को समझ लेते हैं, तब एंजियोग्राफी समझ में आएगा। ईसीजी में क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इस पद्धति में या इस प्रोसेस में विद्युत विभव मापा जाता है और इसकी कार्य प्रणाली का पता लगाता है कि इसका ये कार्य सही से कर रहा है कि नहीं बोलता है कभी कभी डॉक्टर ईसीजी करा के लाइए। ईसीजी कराने का मतलब क्या हुआ, वो जानना चाहता है कि इसका जो हार्ट बीट में, मतलब हार्ट जो है उसमें जो विद्युत विभव होता है वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद एंजियोग्राफी होता है। ये इसमें क्या होता है, रक्त नलिकाओं का, इस पद्धति में रक्त नलिकाओं चित्रण पद्धति है। ये रक्त नलिकाओं का चित्रण पद्धति है। इसको द्वारा पूरे शरीर के रक्त नलिकाओं को, जितने भी रक्त हैं उसके अंदर में क्या हर चीज़ को पता चलता है। जैसे कहाँ ब्लॉकेज है, मान के चलिए ये ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है, कहाँ कहाँ क्या है ब्लॉकेज का पता चलता है। और ये एक्सरे पद्धति पे काम करता है, मतलब समझिए एक तरह का ये एक्सरे ही है। ठीक, लेकिन इसको अगर ठीक कराना हो, मतलब एंजियोग्राफी करा लिया। वर्तमान में सबसे सटीक एंजियोग्राफी क्या है, डीएसए है, डीएसए एंजियोग्राफी ये करा लिया। मान चलते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज मिला, अब ब्लड ये नस है हमारा और इसमें कुछ ब्लॉकेज मिला तो अब इसको ठीक भी करना है। इसको ठीक करने को ही क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ब्लॉकेज को ठीक करने को ही एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन ये संपन्न कहाँ होता है दोस्त, कैथ लैब में। ये एंजियोग्राफी करता है ताकि हमारे नस में कहाँ क्या फूला हुआ है, कहाँ क्या ब्लॉकेज है, उसकी पता चलती है। पता चलने के बाद हमें ये होती है कि हम लोग कैथ लैब जाते हैं और उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा दीजिए, ये जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कीजिए। इसको ठीक कराने का प्रोसेस कहाँ होता है, कैथ लैब में संपन्न होता है। इस बात को भी समझ गए हम लोग। अब एक और बात समझते हैं। मान के चलिए बहुत सारा फुला हुआ है, मतलब ये रग है। ठीक, ये जो ओरिजिनल रग है में हमारा ये वो हिस्सा है। इसमें क्या हुआ दोस्त, यहाँ भी फुला हुआ, यहाँ भी फुला हुआ, यहाँ भी फुला हुआ, यहाँ भी फुला हुआ, यहाँ भी ब्लॉकेज है। मतलब ये वसा जमा हुआ है, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की वजह से ये सब जमा हुआ है। अगर हम साइकिल का पंक्चर बनाने जाए, इतना पंक्चर बोलेगा ना भाई ट्यूब बदल लो, दो युग रहता है तो बोलता बदल लो। यहाँ तो बहुत सारा है, ऐसा है कि इसको ठीक करने जाएगा तो दूसरा और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी की मौत हो सकती है। तो करता क्या है, ये जो नस है ना, इसको बाईपास, ये रहा बाईपास जैसे होता है ना, मेन रोड को ऐसे ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे मेन नस को और बाईपास ऐसे करा दिया। इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। समझिए, आज बाईपास समझ रहे। इसमें क्या होता है, रेडिपल धमनी, हाथ और पैरों के पैरों के रेडिपल धमनी और स्पेनर सिरा को काट कर लगाया जाता है हाथ और पैरों से। अपना ही काट के लगाएगा, अपना ही नस काट के कहाँ लगाएगा, जहाँ पे ये ब्लॉकेज हुआ हो वहाँ पे लगाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इतना समझ गए। ठीक, अब थोड़ा और समझते हैं। मान के चलिए कि हार्ट अगर वो भी काम नहीं किया, बाईपास सर्जरी भी कार्य नहीं किया, तो अब क्या होगा, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हृदय लगाना पड़ेगा। कृत्रिम हृदय लगाने का साफ मतलब हुआ कि वो वाला हृदय पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, आदमी को और जीने का मन कर रहा है, बाईपास सर्जरी भी करके देख लिया, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, अब कृत्रिम हृदय बनाएगा। 1982 में रॉबर्ट
रॉबर्ट जार्विक, देखिए ये साइंटिस्ट का ही नाम है जार्विक, रॉबर्ट जार्विक। इन्होंने एक कृत्रिम हृदय बनाया जिसका नाम क्या था, जार्विक 7, समझ गए, जार्विक 7 नाम था। इन्होंने पहली बार एक कृत्रिम हृदय बनाया था, ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया था, ठीक, बनाया था, इस बात को जानिए। उसके बाद अभी मार्केट में बहुत सारा कृत्रिम हृदय है, सिनकार्डिया है, उसके बाद फोनिक्स 7 है, उसके बाद वीकाकोड है, वीकाकोड ये चाइनीज़ है, ये बहुत सस्ता है, ये सब मार्केट में उपलब्ध आर्टिफिशियल हार्ट है, ठीक, ये सब आप मार्केट में उपलब्ध मिल जाता है, आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपका हार्ट खराब हुआ हो, दिल आजकल बहुत ख़राब ना होता है, सैयारा आने के बाद तो लोगों का दिल और ज़्यादा मायूस हो गया, किसी किसी का तो रुक भी गया होगा ना, वो सबको ज़रूरत पड़ेगा ना, ठीक। अब एक और कुछ फैक्ट को समझते हैं। 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था पहली बार दुनिया में। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि सबसे पहली बार आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में था, तो यही उसका राइट आंसर था, ठीक। उसके बाद अगर हम अपनी भारत की बात करें, 1994 में 1994 में इंडिया में पहली बार डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव ने पहली बार भारत में भी इस चीज़ को संपन्न किया था। तो इतना ये कुछ जानकारियाँ थी जो हम लोग समझ लिए। और उसके बाद थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है जिसको जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जीवधारियों में हृदय के प्रकार, ठीक। अगर हम बात करें स्तनधारी में 4 प्रकार का चैम्बर होता है, 2 अलिंद और 2 नीले, हम लोगों ने शुरू में ही देखा, जिसमें एक में CO2 जाता है, एक में O2 युक्त होकर पूरे बॉडी में जाता है। उसके बाद बात करें पक्षियों में भी 4 चैम्बर ही होता है, सेम प्रोसेस उसमें भी है। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में होता क्या है, 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 1 नीले होता है, ठीक। अपवाद में बहुत सारा ये है, मतलब बहुत सारा रेप्टाइल्स है। उसका उभयचर की बात करें, उभयचर में होता क्या है, 2 अलिंद होता है और 1 नीले होता है, क्योंकि 3 ही चैम्बर पाया जाता है। मछली में होता क्या है, 2 ही चैम्बर है, 1 अलिंद और 1 नीले। अब 1 अलिंद और 1 नीले है, मतलब एक ही साइड का हृदय है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ CO2 वाला रक्त प्रवेश करेगा और वही बाहर निकलेगा। इसका जीवन काल CO2 से ही चलेगा, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, इसीलिए इसका हृदय को अशुद्ध हृदय कहा जाता है। किसका हृदय को अशुद्ध हृदय कहा जाता है, मछलियों का। इस बात को भी समझ गए, ठीक। अब थोड़ा ब्लड बैंक के बारे में समझ लेते हैं, हृदय का टॉपिक यहीं हो जाएगी समाप्त, ठीक। ब्लड बैंक में होता क्या है, समान रक्त में जो हमारा नॉर्मल ब्लड होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट मिलाया जाता है। ब्लड बैंक में सामान्य रक्त में ब्लड बैंक में होता क्या है, सामान्य रक्त में सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट मिलाकर 4 डिग्री सेल्सियस में 30 से 42 दिनों तक रखा जा सकता है, ठीक। इस बात को भी समझ गए। ब्लड प्लाज्मा में होता है कि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस में भी ब्लड प्लाज्मा को रखा जा सकता है 7 दिनों के लिए मात्र। ब्लड प्लाज्मा ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में मतलब रखा जाता है ब्लड प्लाज्मा को, लेकिन 7 दिनों तक ही, लेकिन प्लाज्मा तो निकालना भी पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हमारा ये हृदय का टॉपिक कुछ टॉपिक था, ये समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहेंगे तो आराम से कुछ मिनटों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, कितना टाइम लगा देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में हुआ क्या, 23 मिनट में हम लोगों ने पूरे चैप्टर का निचोड़ देख लिया, जो भी चीज़ें रिकॉल करने की थी वो सब देख लिया। अभी आगे आने वाला BSSC CGL 4 का नोटिफिकेशन आ चुका, उसका एग्जाम, उसमें साइंस बहुत ही अहम भूमिका निकाला। बहुत सारे एग्जामिनेशन में साइंस का बहुत ही अहम भूमिका रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग कोशिश करेंगे ना तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ समाप्त भी हो जाएगा और अच्छा नंबर भी आ सकेगा, ठीक। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर अच्छा लगा और दोस्तों को भी शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सपोर्ट का हमें सख्त ज़रूरत होती है। चलिए धन्यवाद।